students. So we are discussing about the lymphatic system and lymph. इसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे. तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि lymph क्या होता है. In previous lecture we have been discussed about the lymph. What is the lymph? So we know that lymph is blood minus RBCs, platelets and few large protein. ब्लड में से आरबीसी को, प्लेटलेट्स को और फ्यू लार्ज प्रोटीन को यदि माइनस कर दिया जाए तो जो भी कुछ कलरलेस सब्सटेंस बचता है वो हमारा क्या होगा? लिम्फ होगा. अब क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि लिम्फ हमारा कलरलेस क्यों होता है? कलरलेस इसलिए होता है क्योंकि इसमें आरबीसी नहीं है. ब्लड का जो रेड कलर होता है वो ड्यू टू द आरबीसी प्रेजेंट होता है. आरबीसी में क्या है? हीमोग्लोबिन. उस वजह से ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है. अब आरबीसी नहीं होंगे तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो लिम्फ का जो कलर है वो रेड हमें दिखाई नहीं देगा. प्रीवियस लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि लिम्फ जो होता है उसे हम टिश्यू फ्लूइड के नाम से जानते हैं या फिर उसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं. तो एक तरह से देखा जाए तो लिम्फ इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. अब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू दो टाइप के होते हैं, ब्लड और लिम्फ. ब्लड रेड कलर का फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जबकि हमारा लिम्फ जो है वो एक कलरलेस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. तो इट बिकम क्लियर. अब काफी कुछ लिम्फ का कंपोजिशन ब्लड जैसा ही होता है पर कुछ माइनर डिफरेंस होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ we discuss about the number of electrolytes and ions का जो नंबर है वो ब्लड में ज्यादा होता है, लिम्फ में कंप्लीटली कम देखने को मिलता है. ठीक है. मेटाबॉलिक वेस्ट का जो अमाउंट है ब्लड में ज्यादा देखने को मिलेगा जबकि लिम्फ में आपको कम देखने को मिलेगा. लिम्फ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन एज कंपेयर टू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमें थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलता है. तो इस तरह से हमने देखा कि लिम्फ का जो कंपोजिशन है वो कंपैरेटिवली ब्लड के थोड़ा सा डिफरेंट है. उसके बाद लिम्फ में डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होते हैं और डब्ल्यूबीसी में भी एक स्पेसिफिक टाइप के डब्ल्यूबीसी होते हैं. अग्रेनुलेटेड लिम्फोसाइट्स में उनको काउंट किया जाता है, ल्यूकोसाइट में काउंट किया जाता है, वो है हमारे लिम्फोसाइट्स. तो लिम्फोसाइट्स का जो नंबर है वो एज कंपेयर टू ब्लड लिम्फ में ज्यादा देखने को मिलता है. तो लिम्फ क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया था. आज के लेक्चर में हम लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम को काफी अच्छी तरीके से समझेंगे. हम इस टॉपिक को डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट्स की जो कंफ्यूजन है वो ज्यादा होते हैं, इसलिए इसे क्लियर करना बहुत जरूरी है. तो आज के लेक्चर में हम सिस्टमेटिक वे में लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करते हैं. तो लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है लिम्फ. तो उसे हमने डिस्कस कर लिया. अब लिम्फ के बाद सेकंड जो स्ट्रक्चरल पार्ट है हमारे लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्स्ट क्या आ गया? लिम्फ. लिम्फ को हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया. अब लिम्फ के बाद नेक्स्ट इज दैट लिम्फेटिक कैपिलरीज. तो सेकंड स्ट्रक्चर क्या होगा लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम का? लिम्फेटिक कैपिलरीज. तो सेकंड पार्ट होगा लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम का लिम्फेटिक कैपिलरीज. तो हम बात कर रहे हैं लिम्फेटिक सिस्टम, मोर करेक्टली लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम. तो लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्स्ट जो पार्ट था वो कौन सा था? लिम्फ. सेकंड पार्ट क्या है इसका? लिम्फेटिक कैपिलरीज. तो अब देखिए हम बात कर रहे हैं लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में. मैंने आपको बताया था कि लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम एक तरह से सप्लीमेंट्री सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. अब क्या होता है जरा देखिए, यहाँ पे जरा देखिए. हमारा ब्लड जो होता है वो हार्ट से आर्टरीज के थ्रू बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाता है. ठीक है.
तो हमारा ब्लड किसके थ्रू गया? आर्टरीज के थ्रू गया। तो आर्टरीज के थ्रू हमारा ब्लड बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को ट्रांसफर किया जाता है फ्रॉम हार्ट। ठीक है। जब ये आर्टरीज हमारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर पहुंचती हैं या हमारे बॉडी टिश्यू के अंदर पहुंचती हैं, तो हम क्या देखेंगे कि दिस आर्टरी डिवाइडेड इनटू द आर्टरियोस। आर्टरी किसमें डिवाइड हो गई? स्मॉल आर्टरी के कंपेयर में काफी स्मॉल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड हो गई। उन्हें हमने क्या बोला? आर्टरियोल्स। और आर्टरियोल्स टिश्यू के अंदर जाने के बाद ये किसमें डिवाइडेड हो गई? दिस डिवाइडेड इनटू द ब्लड कैपिलरी। किसमें डिवाइडेड हो गई है? ब्लड कैपिलरी में डिवाइडेड हो गई। ठीक है। अब आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ द न्यूट्रिएंट हमारे टिश्यू के अंदर आ रहा है। अब जब हमारा ये आर्टरियोल्स से ब्लड टिश्यू के अंदर गया तो टिश्यू के अंदर आर्टरियोल्स किसमें डिवाइडेड हो गई? आर्टरियोल्स में, सॉरी कैपिलरीज में। ये आर्टरियोल किसमें डिवाइडेड हो गई? कैपिलरीज में। अब कैपिलरीज टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। कैपिलरीज से ब्लड निकलकर कहां आ रहा है? बाहर आ रहा है। बाहर कहां आ रहा है? बाहर मतलब कि हमारे बॉडी टिश्यू के अंदर आ रहा है। ठीक है। तो अब आरबीसी इस कैपिलरी से बाहर नहीं निकल सकते, प्लेटलेट्स इससे बाहर नहीं निकल सकते, लार्ज प्रोटीन इससे बाहर नहीं निकल सकते। बाकी ब्लड के रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं वो इन कैपिलरी से बाहर आ जाते हैं। तो हमारे टिश्यू के जो सेल्स हैं उनमें ये सब्सटेंस पहुंच गए। तो आप देखेंगे कि हमारे टिश्यू के जो सेल्स हैं उनके बीच में जो ये सब्सटेंस पहुंच गए, तो टिश्यू के सेल्स के बीच में ये जो सब्सटेंस यहाँ प्रेजेंट है ये क्या हो गया? ये हो गया इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। इसको हमने क्या बोला? इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला या टिश्यू फ्लूइड बोला। मतलब कि आर्टरी से ब्लड आया, आर्टरियोल में आया, आर्टरियोल से ब्लड कैपिलरी में गया। ब्लड कैपिलरी कहां प्रेजेंट है? बॉडी टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। जब कैपिलरी में ब्लड फ्लो हो रहा है तो यहां पर मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ कि आरबीसी बाहर नहीं निकले, इसके अलावा हमारे प्लेटलेट्स और लार्ज प्रोटीन इन कैपिलरी से बाहर नहीं आए। बाकी के जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सब डिफ्यूज होकर बाहर आ जाते हैं। तो जो भी मटेरियल बाहर आ गया वो मटेरियल कहां होगा? टिश्यू की सेल्स के बीच में प्रेजेंट होगा। और इसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है आप देखेंगे यहां पर कि यह वापस कैपिलरीज में आ जाता है और कैपिलरीज में आने के बाद ये वेन्यूल के थ्रू कलेक्ट होता है। वेन्यूल्स आपस में इंटीग्रेट होकर जो लार्ज स्ट्रक्चर बनाते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? उन्हें वेन्स के नाम से जानते हैं। और वेन्स जो होती हैं वो हार्ट को ब्लड का ट्रांसफर करती हैं। तो इट बिकम क्लियर। ठीक है। अब आप क्या देखेंगे कि अप्रोक्सीमेट जितना फ्लूइड यहां पे आया, ठीक है, तो जितना आर्टरीज के थ्रू ब्लड आया उससे थोड़ा सा कम ब्लड वेन्स के थ्रू वापस हार्ट में पहुंच गया। तो कुछ ब्लड का कुछ पोर्शन यहां प्रेजेंट रह गया तो वापस रिटर्न नहीं हुआ। अब क्या होता है, यहां पर कुछ टिश्यू के अंदर कुछ ब्लंट एंड वाली छोटी छोटी कैपिलरीज प्रेजेंट है। आपको यहाँ डायग्राम में दिख रही होंगी छोटी छोटी कैपिलरी। ये ब्लंट एंड वाली कैपिलरी, मतलब इनका एक पोर्शन ओपन है और दूसरा पोर्शन इनका कैसा है? क्लोज है। ठीक है। तो यह भी एंडोथेलियम की बनी हुई है। हमारी ब्लड कैपिलरी किसकी बनी होती है? एंडोथेलियम की बनी होती है। एंडोथेलियम एक टाइप का स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है। तो उसकी हमारी ब्लड कैपिलरी भी बनी हुई है और हमारी लिम्फेटिक कैपिलरी भी बनी हुई है। पर इनका डिफरेंस क्या है? ये ब्लंट एंड होते हैं इनके। अब टिश्यू फ्लूइड जो होता है, कुछ पोर्शन टिश्यू फ्लूइड का इन ब्लंट एंड वाली ब्लड जो लिम्फेटिक कैपिलरी है उनके थ्रू कलेक्ट होता है और उनके थ्रू जो है कहां ट्रांसफर किया जाता है? लिम्फ वेसल में ट्रांसफर किया जाता है। तो ये जो आपको स्मॉल स्मॉल बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये ब्लंट एंड वाले जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो आपस में इंटीग्रेट होकर क्या बना रहे हैं? लिम्फ का फॉर्मेशन, सॉरी लिम्फेटिक वेसल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं।
ये छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। क्या बोलते हैं इनको? लिम्फेटिक कैपिलरीज। अच्छा, ब्लड कैपिलरी रेड होंगी क्योंकि उनमें आरबीसी प्रेजेंट है, जबकि हमारी लिम्फेटिक कैपिलरी कैसी होंगी? ये ट्रांसपेरेंट होंगी क्योंकि इनमें आरबीसी एब्सेंट है। तो माइक्रोस्कोप से जब हम टिश्यू को एग्जामिन करते हैं तो ब्लड कैपिलरी को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं ड्यू टू द रेड कलर, बट ये टिश्यू कलर की ही होती है, तो इनको एग्जामिन करना काफी टफ हो जाता है। ठीक है, तो ये लिम्फेटिक जो कैपिलरी होती हैं, ये बॉडी के लगभग लगभग सभी स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट द स्किन। स्किन में नहीं होती। उसके बाद ये जो है हमारे आई का जो कॉर्निया होता है उसमें ये देखने को नहीं मिलती। ठीक है, इसके बाद ये स्प्लीन के अंदर देखने को नहीं मिलते। बाकी ये मोस्ट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर्स के अंदर ये प्रेजेंट होती हैं। तो लिम्फेटिक कैपिलरी क्या है, ये क्लियर हो गया। तो हम क्या बोल सकते हैं लिम्फेटिक कैपिलरी के रिगार्डिंग? इट इज blood and it is blind pure blind capillaries present in body tissues. ये ब्लाइंड एंड कैपिलरीज है, तो इट इज ब्लाइंड एंड कैपिलरीज प्रेजेंट इन बॉडी टिश्यूज। ये हमारे बॉडी टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये कंपेरेटिवली वाइडर होती है एज कंपेयर टू ब्लड कैपिलरी। कंपेरेटिव वाइडर एज कंपेयर टू ब्लड कैपिलरी। ये कंपेरेटिवली वाइडर होगी एज कंपेयर टू ब्लड कैपिलरी। कलर कैसा होगा? दीज आर कलरलेस। ये कैसा स्ट्रक्चर होंगे? कलरलेस स्ट्रक्चर होंगे क्योंकि यहाँ पे आरबीसी क्या है? एब्सेंट है। अब ये कहां कहां एब्सेंट होती है? ये बॉडी के लगभग सभी टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं। तो प्रेजेंट इन ऑल बॉडी टिश्यूज, present in all body tissues except ब्रेन। ब्रेन में ये देखने को नहीं मिलती, स्किन में देखने को नहीं मिलती। ये कहां कहां एब्सेंट होती हैं? ब्रेन में एब्सेंट होती हैं, स्किन में एब्सेंट होती हैं, कॉर्निया में देखने को नहीं मिलती, स्पाइनल कॉर्ड। तो इन स्ट्रक्चर्स में ये क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं, बाकी सब में प्रेजेंट होती हैं। और ये जो लिम्फेटिक कैपिलरी है ये आपस में मिलकर इंटीग्रेट होकर कौन से स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती हैं? ये बनाती हैं लिम्फेटिक वेसल्स। तो देखिए लिम्फ कैपिलरीज है, ये आपस में इंटीग्रेट होकर क्या बना रही हैं? लिम्फेटिक वेसल्स का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो हम बोल सकते हैं दे pass the lymph into
लिम्फेटिक वेसल्स, ये लिम्फ को किधर पास कर देती हैं? लिम्फेटिक वेसल्स में पास कर देती हैं। ठीक है, तो लिम्फेटिक कैपिलरी के बारे में हमने क्या देखा कि दीज आर ब्लाइंड एंड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द बॉडी टिश्यूज, comparatively wider as compared to blood capillary, colorless structure, present in all body tissue except brain, skin, cornea, spinal cord, and so on. They pass the lymph into the lymphatic vessels. ये lymph को कहाँ पास कर देती हैं? lymphatic vessels में पास कर देती हैं। तो now we discuss about the lymphatic vessels. अब lymphatic circulatory system में जो तीसरा स्ट्रक्चर आता है वो क्या आता है? Lymphatic vessels. So now we discuss about lymphatic vessels. तो इसके बाद हम बात करेंगे थर्ड स्ट्रक्चर, lymphatic vessels. So now we discuss about the next structure, that is lymphatic vessels. तो हमने देखा लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टार्टिंग कहां से हुई? लिम्फ से। लिम्फ कहां पहुंचा? लिम्फेटिक कैपिलरीज में पहुंचा। लिम्फेटिक कैपिलरी से लिम्फ कहां पहुंचा? लिम्फेटिक वेसल्स में पहुंचा। तो लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं ये देखने में तो ब्लड वेसल्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इनका स्ट्रक्चर वेंस से काफी मिलता जुलता होता है, मतलब कि इनकी जो थिकनेस होती है वो वेंस के इक्विवेलेंट ही होती है। और इसमें भी हमें बीच बीच में जो है हमें वाल्व देखने को मिलते हैं ताकि बैक फ्लो ऑफ लिम्फ पॉसिबल नहीं हो सके। ठीक है, तो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये सामने डायग्राम दिख रहा है, जरा डायग्राम में देखिए क्या देख रहे हैं आप कि लिम्फेटिक वेसल्स जो है वो क्या कर रही हैं? लिम्फेटिक कैपिलरी से उन्होंने ब्लड लिया और ब्लड को वो अब आगे की तरफ ट्रांसफर कर रहे हैं। तो लिम्फेटिक वेसल्स में हमने क्या देखा कि इनका स्ट्रक्चर जो होता है वो वेंस के सिमिलर होता है, ये हमने देख लिया। बट इनमें जो वाल्व होते हैं उनका नंबर ज्यादा होता है और वाल्व का काम क्या होता है कि दे प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ लिम्फ। ठीक है, उसके बाद ऑल लिम्फेटिक वेसल्स ओपन इनटू द लिम्फेटिक डक्ट। जितनी भी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो सब लिम्फेटिक डक्ट में ओपन होती हैं। अब इन लिम्फेटिक वेसल्स के बीच बीच में छोटी छोटी नोड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं लिम्फेटिक नोड्स। जैसे किसी हाईवे के बीच बीच में चेक पोस्ट बने होते हैं, उसी तरह से हमारे लिम्फेटिक जो वेसल्स हैं उनके बीच में भी आपको लिम्फेटिक नोड्स देखने को मिलेंगे। तो अब फोर्थ स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे, लिम्फेटिक नोड्स। तो लिम्फ नोड के ऊपर डिस्कस कर रहे थे। तो लिम्फ नोड एक्चुअली होते क्या है? देखिए, लिम्फ नोड कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। मतलब आप देखेंगे ये कुछ कैसे हैं, कुछ ये ओवल शेप स्ट्रक्चर है। कैसे स्ट्रक्चर्स हैं ये? ओवल शेप स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। जो लिम्फ नोड होते हैं
तो आप देखिए लिम्फ नोड को, तो लिम्फ नोड जो है वो कैसे हैं, दे आर स्मॉल ओवल और बीन शेप और किडनी शेप स्ट्रक्चर्स, दे प्रेजेंट इन द कोर्स ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये लिम्फेटिक वेसल्स के बीच बीच में ही प्रेजेंट होते हैं। अब आप इसमें जरा देखिए, कुछ लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ नोड में ब्लड लेके आ रही हैं। ये कौन सी हो गई, ये हो गई हमारी एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। और जो यहां से ब्लड लेके लिम्फ लेके पास आउट हो रही हैं, जो यहाँ लिम्फ लेके आ रही हैं, वो कौन सी वेसल्स हो गई, एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। और जो यहां से लिम्फ को लेकर पास आउट हो रही, जा रही हैं, आगे जा रही हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे, इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। तो ये एक्चुअली लिम्फ नोड जो होते हैं वो स्मॉल ओवल या फिर किडनी शेप या बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि लिम्फेटिक वेसल्स के बीच बीच में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर, हमारी पूरी बॉडी में जो हमारा लिम्फेटिक सर्कुलेशन है उसमें ये स्कैटर्ड होते हैं, पर इनका नंबर कुछ जगह पर ज्यादा होता है। जैसे हम ह्यूमन बॉडी को लेके बात करें, सपोज दैट यदि हम ह्यूमन बॉडी को लेके बात करें तो हम क्या देखेंगे कि ये जो नेक रीजन है इसमें इनका नंबर ज्यादा होगा। उसके बाद ये आर्मपिट रीजन, तो आर्मपिट रीजन में इनका नंबर ज्यादा देखने को मिलेगा। उसके बाद ये ग्रोइन रीजन जो है, यहां पर भी इसका रीजन इसका नंबर जो है ज्यादा देखने को मिलता है। तो लिम्फ नोड कहाँ ज्यादा होते हैं, एक तो आर्मपिट रीजन पे ज्यादा होते हैं, अच्छा, उसके बाद नेक रीजन पे ज्यादा होते हैं और ग्रोइन रीजन पर इनका नंबर ज्यादा होता है। अब यहां पर है क्या, यहां पर हमारे लिम्फोसाइट प्रेजेंट हैं, यहाँ पे मैक्रोफेजेस प्रेजेंट हैं, और ये किसका काम करेंगे, ये काम करेंगे चेक पोस्ट का। तो जो लिम्फ यहाँ पे आ रहा है, अब लिम्फ में इम्प्योरिटी ज्यादा है, लिम्फ के अंदर पैथोजन का नंबर भी कंप्लीटली ज्यादा होगा, तब ये क्या करेंगे कि लिम्फ को डायग्नोज करेंगे, चेक करेंगे। यदि उसमें कोई भी पैथोजन या कोई बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट है, या उसमें कोई फॉरेनर सब्सटेंस प्रेजेंट है, या उसमें कोई भी सेल डेब्रिस प्रेजेंट है, तो वो यहाँ पर रिमूव आउट कर दिया जाता है। हमारी बॉडी में पर डे कई ढेर सारे कैंसर सेल भी जनरेट होते हैं, उन कैंसर सेल को भी डिजनरेट करने का काम, डिस्ट्रॉय करने का काम हमारे ये लिम्फ नोड ही करते हैं। लिम्फ नोड इसके साथ साथ जो है लिम्फ प्रोड्यूस करने का भी काम करते हैं, और एंटीबॉडीज को भी ये प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने लिम्फेटिक सर्कुलेशन में देखा कि लिम्फ से लिम्फेटिक सर्कुलेशन स्टार्ट हुआ, वहां से ब्लंट एंड वाली या ब्लाइंड एंड वाली जो है लिम्फेटिक वेसल्स में ये आया, लिम्फेटिक कैपिलरी में आया। ये लिम्फेटिक कैपिलरी जो एक साइड से तो ब्लाइंड थी, बंद थी, और दूसरी साइड में कहां कनेक्टेड थी, लिम्फेटिक वेसल्स में कनेक्टेड थी। तो लिम्फ जो है लिम्फेटिक कैपिलरी से कहां पहुंचा, लिम्फेटिक वेसल्स में पहुंचा। लिम्फेटिक वेसल्स के बीच बीच में क्या प्रेजेंट है, लिम्फेटिक नोड प्रेजेंट है। अब यहां से लिम्फ कहां जाएगा, यहां से लिम्फ जाता है लिम्फेटिक डक्ट के अंदर। अब लिम्फेटिक डक्ट किस तरह से होती है, किस तरह से अपना वर्क परफॉर्म करती है, अब हम उसे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं थोरेसिक डक्ट लिम्फेटिक डक्ट के ऊपर। फोर्थ स्ट्रक्चर हमने क्या पढ़ा था, हमने स्टार्टिंग की थी लिम्फ से, लिम्फ के बाद क्या आया था, हमने स्टार्टिंग कहां से की थी, लिम्फ से। लिम्फ के बाद क्या आया, लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज के बाद क्या आया, लिम्फेटिक वेसल्स, और लिम्फेटिक वेसल्स के बीच बीच में क्या थे, लिम्फेटिक नोड्स थे, जिनको कि हमने चेक पोस्ट बोल दिया था। अब हमारी बॉडी के नीचे से जो लिम्फेटिक डक्ट आ रहे हैं, लोअर साइड से बॉडी के हार्ट के लिए जो लिम्फेटिक डक्ट लिम्फेटिक वेसल्स आ रहे हैं, इनको हम दो साइड में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा लेफ्ट साइड वाला पोर्शन,
और दूसरा हमारा राइट साइड वाला पोर्शन। तो लेफ्ट साइड से जितने भी लिम्फेटिक वेसल्स आ रहे हैं उतने वो सभी लिम्फेटिक वेसल्स जो कि हमारे राइट साइड से आ रहे हैं, तो राइट साइड के जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उसमें लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द हेड एंड लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द नेक ये भी इसमें अटैच हो जाते हैं। और ये सब अटैच होने के बाद क्या बनता है, यह बनता है राइट लिम्फेटिक डक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो लिम्फेटिक डक्ट एक्चुअली दो होती हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। तो लिम्फेटिक डक्ट के दो हुए, राइट लिम्फेटिक डक्ट और लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। तो राइट साइड का जो पोर्शन है मेरा, अब राइट साइड में जो लिम्फेटिक वेसल्स आ रहे हैं वो, और नेक रीजन से जो लिम्फेटिक डक्ट आ रहे हैं वो, वेसल्स आ रहे हैं वो, हेड रीजन से जो लिम्फेटिक वेसल्स आ रहे हैं वो, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, राइट लिम्फेटिक डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इस राइट लिम्फेटिक डक्ट में ढेर सारे वाल्व होते हैं और राइट लिम्फेटिक डक्ट जो होती है वो राइट सबक्लेवियन वेन, जो कि हाथ से, राइट हैंड से ब्लड लेके हार्ट को जाती है और ऊपर वाले पोर्शन से ब्लड जो है लेके हार्ट को ट्रांसफर करती है। तो राइट सबक्लेवियन वेन्स में लिम्फ का ट्रांसफर कर देती है। तो राइट लिम्फेटिक डक्ट लिम्फ को कहां ट्रांसफर कर रही है, राइट सबक्लेवियन वेन्स में ट्रांसफर कर रही है। अब हम बात करते हैं लेफ्ट साइड वाले की। तो लेफ्ट साइड के जितने भी लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो ये सब क्या करेंगे, एक थोरेसिक डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। अब जब थोरेसिक डक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो इस थोरेसिक डक्ट का जो इनिशियल पार्ट होता है, ये बिगिनिंग पार्ट होता है, दिस बिगिनिंग पार्ट इज नोन एज सिस्टर्ना चाइली। तो सिस्टर्ना चाइल के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये जो सिस्टर्ना जो चाइल होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज लिम्फेटिक हार्ट ऑफ द बॉडी। इसे हम लिम्फेटिक हार्ट ऑफ बॉडी के नाम से भी जानते हैं। किसको, सिस्टर्ना चाइली को हम लिम्फेटिक हार्ट ऑफ द बॉडी के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि लिम्फेटिक डक्ट का इनिशियल पार्ट, ये बिगिनिंग पार्ट को क्या बोला हमने, सिस्टर्ना काइली के नाम से जाना, या सिस्टर्ना काइल बोलते हैं इसको, तो सिस्टर्ना काइल के नाम से जाना। अब ये जो थोरेसिक डक्ट है यह लिम्फ को लेफ्ट सबक्लेवियन वेन्स में ट्रांसफर करती है। तो हमने क्या देखा, इस तरह से हमारा लिम्फेटिक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। जो लिम्फ ब्लड बॉडी टिश्यू से चलना चालू हो गया था वो लिम्फ फाइनली इस सबक्लेवियन वेन्स में जाकर मिल गया। ये वेन्स ब्लड को हार्ट में ट्रांसफर कर देंगे। हार्ट फिर से ब्लड जो है फिर लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजनेशन होगा और वहां से फिर वापस हार्ट में आएगा और हार्ट से सिस्टमेटिक एओर्टा के थ्रू फिर ये ब्लड वापस पूरी बॉडी को ट्रांसफर किया जाएगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर जो लिम्फेटिक सर्कुलेशन है वो कंप्लीट होता है। तो यह लिम्फेटिक सर्कुलेशन के बारे में था। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ लिम्फ। अब हम इसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ लिम्फ के ऊपर डिस्कस करते हैं कि जो लिम्फ है उससे का क्या बेनिफिट्स है। एक बार ये पूरा चार्ट एक बार रीड कर लीजिए, देख लीजिए, आप सुपरविजन कर लीजिए इसका। या एक काम कर सकते हो, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप इसे केयरफुली इसे देख सकते हो। इसे जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब इसके बाद हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ लिम्फ के बारे में कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लिम्फेटिक सर्कुलेशन। So now we discuss about function of lymph.
व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ? तो नंबर 1, हमारी बॉडी की सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज मीडियम है वो क्या है? लिम्फ, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो नंबर 1, इट कीप द मॉइस्ट द बॉडी सेल। It keeps the moist the body cell। हमारी बॉडी सेल को मॉइस्ट रखने का जो काम है या नम रखने का जो काम है वो किसकी वजह से होता है? लिम्फ की वजह से होता है। लिम्फ इज वेरी इसेंशियल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड एलिमिनेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। अब देखिए, सपोर्टेड यह कोई ब्लड कैपिलरी और ये कोई बॉडी का सेल। मैं ब्लैक कलर से ही ड्रॉ करता हूं। जैसे ये कोई कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी है, तो ये हमारा बॉडी सेल है। तो इन दोनों के बीच में जो मीडियम है, ये मीडियम क्या है? ये मीडियम है लिम्फ। ये मीडियम क्या है? लिम्फ है। तो यहां देखिए, यहां से जो ऑक्सीजन रिलीज होगा या ग्लूकोज रिलीज होगा या जो भी सब्सटेंस ब्लड से रिलीज होंगे वो सेल तक किसके थ्रू पहुंचेंगे? लिम्फ के थ्रू पहुंचेंगे। या सेल जो भी मेटाबॉलिक सब्सटेंस को यहां से या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करेगा वो ब्लड कैपिलरी तक किसके थ्रू ट्रांसफर होंगे? लिम्फ के थ्रू ट्रांसफर होंगे ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या? इट हेल्प इन exchange of gases, nutrients and excretory product। So it help in exchange of gases, nutrient and एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। इसके बाद हमने क्या देखा कि लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहां हो रहा था? लिम्फेटिक ग्लैंड्स में, और लिम्फेटिक ग्लैंड्स में हो रहा था। उसके बाद लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहां हो रहा था? लिम्फेटिक नोड्स में हो रहा था। तो ब्लड में लिम्फोसाइट को ऐड करने का काम कौन करता है? लिम्फ। ये हमारा लिम्फेटिक सर्कुलेशन। तो लिम्फेटिक सर्कुलेशन और लिम्फ ऐड द लिम्फोसाइट एंड एंटीबॉडीज इन द ब्लड। तो ब्लड में लिम्फोसाइट को ऐड करने का जो वर्क है वो कौन करेगा? हमारा लिम्फेटिक सर्कुलेशन करेगा। ठीक है। Help in formation of lymphocyte and एंटीबॉडीज। ये लिम्फोसाइट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है एंड एंटीबॉडीज के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो हेल्प इन elimination of
also help in elimination of pathogen bacteria and cell debris। तो जो भी बैक्टीरिया है, जो पैथोजन है या जो सेल डेब्रिस है, वो कहाँ रिमूव किया जाता है? लिम्फेटिक नोड्स में। तो इस तरह से ये किस काम में हेल्प कर रहा है? द लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प इन द इलिमिनेशन ऑफ पैथोजन बैक्टीरियाज एंड सेल डेब्रिस। तो पैथोजन और बैक्टीरिया एक ही बात है। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर पैथोजन, नॉट ऑल बैक्टीरिया बट मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आर पैथोजन। ठीक है, तो ये काम भी ये करता है। इसके बाद हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। Help in absorption of fatty acid and fat soluble wetness। तो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आपने पढ़ा है डाइजेस्टिव सिस्टम में कि क्या होते हैं? इंटेस्टाइनल विली होते हैं, और इंटेस्टाइनल विली के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? लैक्टियल्स प्रेजेंट होते हैं। तो लैक्टियल क्या होते हैं? लैक्टियल इज द लिम्फेटिक कैपिलरी। तो लैक्टियल क्या होते हैं? लिम्फेटिक कैपिलरी होती हैं। तो लैक्टियल का यूज कहां हो रहा था? इंटेस्टाइनल विलाई के अंदर। हमारे जो फैटी एसिड्स हैं, जो इमल्सिफाइड फैटी एसिड्स हैं और जो फैट सॉल्युबल विटामिन हैं, एलिमेंट्री कैनाल में उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो कहा, किसके मार्फत हो रहा था? किसके थ्रू हो रहा था? इन लैक्टियल्स के थ्रू हो रहा था ना। लैक्टियल्स मतलब कि हमारी लिम्फेटिक कैपिलरीज, जो कि इंटेस्टाइनल विली के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? यह फैट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तो ऑल दीज आर द फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, हायर एनिमल में कोई लिम्फेटिक हार्ट नहीं होता है, पर लोअर एनिमल में हम देखें तो अलग से लिम्फेटिक हार्ट भी देखने को मिलते हैं, जो कि लिम्फ के सर्कुलेशन को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ लिम्फ के रिगार्डिंग इतना इनफ। अब थोड़ा सा हमने सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन डिस्कस कर लिए थे, ब्रीफ में आपको बताए थे। उसमें थोड़ा सा स्प्लीन को डिटेल में डिस्कस कर लेते, क्योंकि स्प्लीन के ऊपर कई बार क्वेश्चन डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे गए। तो अब हम थोड़ा सा ब्रीफ में स्प्लीन को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने इसी लेक्चर में देखा था कि लिम्फेटिक ऑर्गन्स दो तरह के होते हैं, प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन वो होते हैं जहां पर लिम्फोसाइट्स का ओरिजिन हुआ और जहां पर लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन हुआ। तो प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन दो होते हैं, एक तो रेड बोन मैरो और दूसरा होता है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और उसके साथ साथ एक हमारी लिम्फेटिक ग्लैंड भी है। तो ये हमने देखा था। ठीक है, अब इसके साथ में आप देखिए कि सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स भी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स का क्या काम? प्राइमरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स में लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट हुआ। अब लिम्फोसाइट मैच्योर होने के बाद सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स में ट्रांसफर हो जाते हैं, वहां पर जाकर ये स्टे करते हैं और वहां पर ये अपने फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। लिम्फोसाइट का फंक्शन क्या है? बॉडी में जो भी पैथोजन प्रेजेंट है, जो भी कैंसर सेल्स प्रेजेंट है या जो भी सेल डेब्रिस प्रेजेंट है, उन्हें डिस्ट्रॉय करना, उन्हें खत्म करना। ये काम किसका है? लिम्फोसाइट्स का।
ठीक है। अब सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन्स में क्या क्या आता है, हमने अपने पुराने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। इसमें आता है स्प्लीन, इसके अंदर आते हैं लिम्फ नोड्स, इसमें आते हैं टॉन्सिल्स, इसमें आते हैं पेयर पैचेस, और इसके अंदर आते हैं म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फाइड स्ट्रक्चर। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स इसमें आते हैं। तो हमने देखा था कि इसमें क्या क्या आया था, इसमें आया था सेकेंडरी लिम्फेटिक, इसे हम लिम्फाइड भी बोलते हैं। तो हमारी एनाटॉमी की बुक्स में इसका नाम लिम्फाइड भी दिया हुआ है। तो सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन, तो सेकेंडरी जो लिम्फाइड ऑर्गन है इसमें हमने क्या क्या देखा था, इसमें आते थे लिम्फ नोड, इसमें आता है हमारा स्प्लीन, इसमें आते हैं टॉन्सिल्स, इसमें आते हैं पेयर्स पैचेस, इसमें आते हैं माल्ट मतलब कि म्यूकॉइड एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू। जहां जहां म्यूकस होता है वहां पर यह स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो हमारे जो सेकेंडरी ऑर्गन्स हैं उसमें ये भी मार्च भी काफी बड़ा पोर्शन डेवलप करता है, क्रिएट करता है। तो ये हमारे सेकेंडरी लिम्फेटिक ऑर्गन है, ये लिम्फोइड ऑर्गन है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा स्प्लीन। स्प्लीन जो होता है ये लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन होता है। तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। Spleen is the largest lymphatic organ. ये लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन होता है स्प्लीन। तो स्प्लीन का जो डायमीटर होता है वो करीबन 7 to 10 सेंटीमीटर होता है। इसका डायमीटर कितना होगा, डायमीटर होगा इसका 7 to 10 सेंटीमीटर। उसकी लोकेशन, तो ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी। कहां प्रेजेंट है, एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट है। एब्डोमिनल कैविटी में कहां प्रेजेंट है, ये होता है बैक साइड ऑफ स्टमक। तो हमारा जो स्टमक है उसके ये बैक साइड में जो पैंक्रियाज का टेल वाला पोर्शन है उसके पास में ये प्रेजेंट होता है। ये डार्क रेड कलर का स्ट्रक्चर है। तो इसका जो कलर है वो होता है डार्क रेड। ये दो तरह के स्ट्रक्चरल पार्ट से मिलकर बना होता है। तो मेड बाय रेड पल्प एंड व्हाइट पल्प। तो ये रेड पल्प और व्हाइट पल्प इस तरह के दो स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। अब यहां पर क्या होता है कि हमारे जो आरबीसी होते हैं उनका यहाँ पर डेथ होता है। तो आरबीसी जो होते हैं वो 120 डे का अपना लाइफ सरवाइव करते हैं। तो 120 डे के लाइफ के बाद
हमारे आरबीसी फ्रेजाइल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, तो उनका जो डेथ होता है वो कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है। ठीक है, तो स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से जानते हैं। इट इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी के नाम से जाना जाता है। ये बॉडी में ब्लड का स्टोरेज भी करता है। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक ऑफ बॉडी। जब बॉडी को ब्लड की आवश्यकता होती है तो बॉडी को ब्लड सप्लाई करने का काम भी करता है। और बिफोर बर्थ इट इज हीमोपोएटिक टिश्यू। बर्थ के पहले यह आरबीसी के फॉर्मेशन का काम भी करता है। तो इसका जो ओरिजिन होता है स्प्लीन का वो मेसोडर्मल होता है। इसका जो ओरिजिन कैसा होता है? मेसोडर्मल होता है। ठीक है, तो स्प्लीन के बारे में इतना सफिशिएंट है। ठीक है, तो स्प्लीन एक तरह से आप इसे लार्ज जेस्ट लिम्फेटिक नोड मान सकते हो। तो ये भी वही काम करता है जो लिम्फेटिक नोड भी काम करते हैं, बट इसके साथ साथ ये आरबीसी का ग्रेवयार्ड है। यहाँ पे आरबीसी की डेथ होती है। आरबीसी की डेथ के बाद उसका हीम वाला पोर्शन अलग किया जाता है, उसका ग्लोबिन वाला पोर्शन यहाँ पर अलग किया जाता है। ठीक है, तो स्प्लीन देखिए, बर्थ के पहले तो हीमोपोएटिक टिश्यू था और बर्थ के बाद इट बिकम द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो बर्थ के बाद ये हमारे आरबीसी का कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। तो इट इज इनफ। आज के लेक्चर में इतना सफिशिएंट है। आप लेक्चर्स को केयरफुली वॉच कीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट सजेशन है रिगार्डिंग द लेक्चर्स तो मुझे बताइए। मैंने लिम्फ को थोड़ा डिटेल में लिया है, जितना एनसीईआरटी में मेंशन है उसके कंपेयर में थोड़ा ज्यादा डिटेल में लिया है। उसका रीजन ये है कि लिम्फेटिक सिस्टम से रिलेटेड कंसेप्चुअल क्लैरिटी मस्ट है और इसमें से नीट एग्जामिनेशन में कई बार ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो अच्छी तरह से अभ्यास करते रहिए, जो भी दिक्कत आती है उसे पूछते रहिए। मेरा मोबाइल नंबर नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन है, तो जो भी आपको डाउट्स आते हैं तो मुझे व्हाट्सएप डाउट्स का कर सकते हो, मैं उसका एक्सप्लेनेशन आपको दे सकता हूं, या कमेंट्स में नीचे आप जो भी डाउट्स हैं आप उसे मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।